नुश, ऑल अबाउट यू, रेसन, 18, रॉन्ग। दोस्तों ये वो सारे नाम हैं जो कि इंडियन सेलिब्रिटीज द्वारा ओन ब्रांड्स हैं, लेकिन इन सभी में सक्सेसफुल सिर्फ एक ही ब्रांड हुआ है जो कि लिस्ट में है ही नहीं। इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन एक्टिव वियर ब्रांड HRX। 2024 में HRX ने रेवेन्यू में 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस किया। जहां पे बाकी ब्रांड्स के रेवेन्यूज डिप हुए, वहां HRX सिर्फ ग्रो ही नहीं कर रहा बल्कि प्रॉफिटेबल भी है। ऐसा क्यों? HRX ने ऐसा कौन सा राज ढूंढ निकाला जो कि बाकी सेलिब्रिटीज नहीं ढूंढ पाए? HRX के सक्सेस के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बट ऑब्वियस सबसे अहम रीजन है खुद ऋतिक रोशन। हर मूवी फैन जानता है कि ऋतिक रोशन सिर्फ एक नाम नहीं है, वो सेक्स सिंबल है। कॉलेज में हम सबके रूम्स में ऋतिक रोशन के पोस्टर्स हुआ करते थे। एक्शन, डांस, फिजिक, हाइट, लुक्स। अपने गॉडली फिजिक और स्ट्राइकिंग लुक्स की वजह से उन्हें द ग्रीक गॉड बुलाया जाता है, और इसी चीज का उनकी मार्केटिंग टीम ने बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया। 2015 में HRX ने एक कमर्शियल ब्रांड फिल्म रिलीज की थी जिसका नाम था डिफीट, मतलब कि हार को भी हराना। What is defeat? What does it mean to be defeated? अगर आप जिंदगी में फोकस और डिसिप्लिन की जर्नी शुरू करना चाहते हो ना, तो इससे बेटर मोटिवेशनल वीडियो आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लाइटिंग से लेकर स्क्रिप्टिंग, नरेशन, म्यूजिक, हर चीज इतनी ऑन पॉइंट है कि वो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो किशोर बियानी ने निखिल कामत के पॉडकास्ट पर बताया था, ओवर यूज। They didn't overuse Hrithik also. जी हाँ, हालांकि इस पॉइंट पर बाकी के गेस्ट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आप देखना HRX ने कितनी बार ऋतिक को इस्तेमाल किया। आप देखना कि HRX के चैनल पर ऋतिक के फीचर या कमर्शियल्स 5 महीने 7 महीने के गैप में हैं। अगर वो अपने एड फिल्म्स और प्रमोशनल कंटेंट में हर बार ऋतिक का इस्तेमाल करते तो वो ग्रीक गॉड का करिश्मा चला जाता। आप खुद ही सोचो, अगर आप हर बार स्टार को देखोगे तो वो वंस इन अ वाइल इवेंट नहीं रहता, वो ओकेशन नहीं बनता, और वो स्टार का लार्जर देन लाइफ का चार्म चला जाता है। और फिर HRX ने बहुत ही स्मार्टली ऋतिक के फिल्म्स का भी इस्तेमाल किया HRX को प्रमोट करने के लिए। 2019 में वॉर रिलीज हुई थी और हम सबको ऋतिक का चॉपर से उतरते हुए वाला एंट्री सीन याद है। उफ, सुपर 30 के बाद ऋतिक अपने एक्शन अवतार में वापस आए थे। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और अक्टूबर 10 को HRX ने ये वीडियो रिलीज किया, ऋतिक रोशन ट्रांसफॉर्मेशन द अदर साइड ऑफ कबीर। इस वीडियो में ऐसा क्या है? I just couldn't believe this is happening all over again. और वो ये है कि ऋतिक जैसे ग्रीक गॉड को ह्यूमनाइज करती है और लोगों को ये समझ में आता है कि भले ही वो कितने ही आउट ऑफ द वर्ल्ड हैंडसम हो, वो भी एक इंसान है। ऋतिक को कबीर का एक्शन कैरेक्टर बनने तक की जर्नी के बारे में बताया। उनके स्लिप डिस्क की वजह से वो कोई नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। इसकी वजह से हुआ ये कि HRX ब्रांड की अपनी ब्रांड स्टोरी बन गई। जिन लोगों ने ऋतिक को थिएटर में देखा था वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे ऋतिक के पर्सनल स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए। 2020 में उन्होंने कबीर एंड बियॉन्ड एक और वीडियो पब्लिश किया। Unfortunately or fortunately, it never really is. और इसी तरह से उनकी मूवीज और HRX की कंसिस्टेंसी चलती रही और ब्रांड की अपनी बैक स्टोरी बनती गई। लेकिन दोस्तों HRX सेलिब्रिटी इंक्यूबेटेड ब्रांड है, सेलिब्रिटी ओन ब्रांड नहीं। That's right. ऋतिक रोशन HRX के ओनर नहीं है। ऋतिक रोशन ने 2012 में HRX को लॉन्च किया था, लेकिन उसकी फास्ट ग्रोथ को मिंत्रा ने क्विकली नोटिस किया और 2013 में ही मिंत्रा ने HRX को एक्सक्लूसिवली लाइसेंस किया था। मतलब कि HRX के प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ मिंत्रा के प्लेटफॉर्म पर बिकेंगे, और ऐसा पहली बार हुआ था कि सेलिब्रिटी इंक्यूबेटेड ब्रांड ने रिटेलर के साथ इक्विटी मॉडल में कोलैबोरेट किया था। और फाइनली 2016 में मिंत्रा ने HRX में 51% मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिए। ऋतिक रोशन के अलावा एक्सीड एंटरटेनमेंट 49% स्टेक ओन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा स्टेक देने की क्या जरूरत थी, लेकिन यहीं पर HRX ने दिमाग लगाया, क्योंकि सारा असॉर्टमेंट प्लानिंग, प्राइस प्लानिंग मिंत्रा ने किया था, क्योंकि वो उनका ई-कॉमर्स एक्सपर्टीज था। I'll tell you, all of the detailed assortment planning, price planning for HRX was all done by the Myntra private brand team, right, at some level. I mean, it's a collaboration and so on. By the way, ये आनत नारायण हैं जो कि खुद मिंत्रा के CEO थे और जिन्होंने ऋतिक के साथ काम किया था। अब वो मेंसा ब्रांड के फाउंडर हैं। लेकिन मिंत्रा के अलावा भी HRX ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की। जब HRX ने मिंत्रा के साथ पार्टनर किया तब मुकेश बंसल कंपनी के CEO थे। फिर 2014 यानी कि 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को अक्वायर कर लिया, तो नेचुरली 2016 में जब मुकेश ने Cure.fit लॉन्च किया, HRX ने मुकेश बंसल के थ्रू अपने आप को हेल्थ और फिटनेस में स्ट्रॉन्ग किया। Cure.fit ने Cult.fit शुरू किया, जहां वो अलग अलग वर्कआउट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। Eat.fit जहां वो हेल्दी मील्स डिलीवर करते हैं। Mind.fit
Fit जहां वो योगा एंड मेडिटेशन सेशंस प्रोवाइड करते हैं और Care.Fit जहां वो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। सो इस तरह से HRX ने वर्कआउट, स्पोर्ट्स और डाइट में भी डाइवर्सिफाई किया। 2013 में एथलीजर एक फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी थी एंड इंडिया में नाइक, रीबॉक, एडिडास ये सारे एथलीजर ब्रांड्स थे, लेकिन उनके प्राइस पॉइंट टियर 2, टियर 3 सिटीज के लिए नहीं बने थे। तो HRX ने अपने आप को अर्बन एथलीजर और इन ब्रांड्स के ऑलमोस्ट आधे प्राइस पॉइंट पर पोजीशन किया। उन्होंने ऑनलाइन स्टोर से शुरुआत की थी, लेकिन 2019 में उन्होंने अपना पहला ऑफलाइन स्टोर भी लॉन्च किया और बदलते वक्त और ग्रोइंग मार्केट के अनुसार अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज चेंज की। लेकिन ऋतिक रोशन के अलावा और भी कई सेलिब्रिटीज ने अपने अपने ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, तो वो ब्रांड सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? जैसे दीपिका पादुकोण ने 82E को फाउंड किया, जो कि एक स्किन केयर ब्रांड है, पर शायद आप में से किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनके प्रोडक्ट्स काफी ओवर प्राइस्ड हैं और मार्केट में पेनिट्रेट नहीं हो पाए। सोनम कपूर और उनकी सिस्टर रिया कपूर ने 2017 में रेजन नाम का फैशन ब्रांड शुरू किया, बट वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। उसी साल अनुष्का शर्मा ने नश फैशन ब्रांड, शाहिद कपूर ने स्कर्ट फैशन ब्रांड लॉन्च किया, लेकिन नतीजा वही। एक वजह यह है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज के ब्रांड्स में ऑथेंटिसिटी मिसिंग है। यानी कि क्या आप जेन्युइनली उस ब्रांड में बिलीव करते हो या सिर्फ बेचने के लिए पहन रहे हो या यूज कर रहे हो? क्या लोग, आपके कंज्यूमर्स, उस ब्रांड में आपको देख पाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ऋतिक के वॉर के ट्रेनिंग वीडियोस में आप देखोगे कि लगभग हर वीडियो में वो HRX की कोई ना कोई एसेसरी यूज कर रहे हैं, फिर वो चाहे शूज हो, कैप हो या कपड़े हो, जिससे लोगों में वो क्रेडिबिलिटी बनती है कि ऋतिक जेन्युइनली फिटनेस में बिलीव करते हैं, वो कोई दिखावा नहीं है। इससे इंडियन कंज्यूमर्स के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी पता चलती है कि आप कितने ही बड़े स्टार क्यों ना हो, सिर्फ फेमस होने का मतलब ये नहीं है कि लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे। वो शायद पहली बार खरीद लें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या कुछ वक्त तक और ले लें क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन इंडियन कस्टमर्स को अपना वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए। लेकिन HRX अकेला सेलिब्रिटी ब्रांड नहीं है जो सक्सेसफुल है। आलिया भट्ट का एडा मामा भी सक्सेसफुल किड्स वियर क्लोथिंग ब्रांड है और उनके अपने प्रेगनेंसी की जर्नी के अराउंड बना है। तो आप देख सकते हैं कि जब स्टोरी में ऑथेंटिसिटी होती है और कंज्यूमर प्राइस पॉइंट और मार्केट की सही समझ होती है, और सिर्फ 1 साल के अंदर उन्होंने 150 करोड़ का वैल्यूएशन अचीव किया। HRX की केस स्टडी को नजर रखते हुए और डिस्ट्रीब्यूशन और रीच के लिए सितंबर 2023 में आलिया भट्ट ने एडा मामा का 51% मेजॉरिटी स्टेक रिलायंस रिटेल को दे दिया, जैसे HRX ने मिंत्रा के साथ किया। सेम कटरीना कैफ ने काय ब्यूटी के साथ किया जब उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े ब्यूटी प्लेटफॉर्म नायका को बेच दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।